ये कुछ एग्जाम्पल्स देते, जैसे ये कपल का वर्क है, ये कपल है, और हमने इनको फॉर्मलिस्टिकली देखने की कोशिश की। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आर्किटेक्चर का, क्योंकि मुझे लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट से भी कुछ लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए ज्वाइन हुए हैं। तो आर्ट वर्क, पेंटिंग और स्कल्पचर के अलावा ये जो रिसर्च मेथड है, जहाँ हम फॉर्म को लेकर अभ्यास कर सकते हैं, ये टेक्सटाइल, सिरेमिक, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, मेटल, इन सारी ही चीजों में यूटिलाइज हो सकता है। तो उसका एक उदाहरण मैं यहाँ देती हूँ। ये जो फोटोग्राफ मैं दिखा रही हूँ, ये है पांडव लेनी, बुद्धिस्ट साइट है ये, सेकेंड सेंचुरी, सातवाहन पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री में है तब की है। और आपको ये कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो कॉलम्स है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आप नीचे और ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, ये मटके जैसे जो आकार है, ये इसी का आगे से लिया हुआ फोटोग्राफ है, इसी स्केल में। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल ही आज भी हम जो पानी रखने के लिए मटके का उपयोग करते हैं, वैसे आप मटका है। कैन एवरीबडी सी? माझा आवाज येतोय ना ऐकू सगळ्यांना नीट? यस मैम, ये तो है। यस मैम। तो यहाँ आप देखेंगे ये मटके हैं और ये एक स्टेप वाले स्ट्रक्चर पर खड़े खड़े हुए हैं। और तकरीबन वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं मटके के जो ऊपर बनाए गए हैं। तो आप सबको अशोक स्तंभ याद होगा? अशोक स्तंभ देखे आप लोगों ने फोटोग्राफ अशोक स्तंभ के? आपको अशोक स्तंभ पता है? यस, नो? यस मैम। यस मैम। तो उनमें आपने देखा होगा अशोक स्तंभ कब बने थे? अशोक राजा जो थे, सम्राट मौर्यकालीन, मौर्य पीरियड में। सॉरी, हाँ मैम, वही मौर्य पीरियड के बाद। हाँ। तो तब उन्होंने जो ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे तकरीबन 1000 स्तंभ पूरे देश भर में खड़े किए थे। और वो जो स्तंभ थे वो पर्शियन आइडिया से इंस्पायर्ड थे, और उसमें ग्रीक कॉलम का ये टॉप पार्ट आया था। अब ये नीचे जो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो मटके का फॉर्म है, पर अब ये यूटिलिटी वाला मटका है नहीं, है ना, क्योंकि ये पत्थर में बनाया हुआ मटका है। अब इसी को आप देखिए, आगे जाकर ये चला जाता है ऊपर। ये है सेकेंड सेंचुरी का। अब यहाँ ये जो इमेज में दिखा रही हूँ वो है एलोरा की, और ये जो केव है ये बनी हुई है 7वें शतक, 7th सेंचुरी। तो पहली जो केव है उससे तकरीबन 400-500 साल बाद ये बनी होगी। यहाँ आप देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया, ये नीचे का जो मटका है ये चला गया है ऊपर, और ये काफी डेकोरेटिव हो गया। तो ये मटके का जो मोटिफ है ये हमें इंडियन स्ट्रक्चर्स में बार बार दिखाई देता है। देखो यहाँ भी आ गया। एक्चुअली आर्ट हिस्ट्री में सिर्फ कॉलम का आकार देख के, कॉलम का जो फॉर्म है वो देख के वो कौन से डिनेस्टी का है ये बता सकते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ और चेंज होता गया है, यहाँ और, तो उसका आकार बदलता गया है, लंबा होता गया है, उसको दबाया गया है। तो ये मटका आया कहाँ से होगा? What do you think could be the reason that you have these spots here?
तो ये जो स्ट्रक्चर्स है सारे ही, ये जो हम देख रहे हैं ये है रॉक कट स्ट्रक्चर्स। रॉक कट स्ट्रक्चर्स मतलब पत्थर में तराशे हुए ये सारे स्ट्रक्चर्स है। ये बनाए मतलब बस बनाए नहीं गए, बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर नहीं किए गए, है ना। तो इनसे पहले भारत में और इसके साथ साथ आज भी भारत में हम घर बनाते हैं, और लकड़ी और ईंटों का उपयोग भारत में हमें बहुत जगह दिखाई देता है। जनरली पत्थरों के घर बनाने की ट्रेडिशन इंडिया में हमें नहीं दिखाई। तो जो बीम्स होती थी ऊपर की वो लकड़ी की होती थी, जो कॉलम्स है वो लकड़ी के होते थे। आज भी किसी के पुराने घर होंगे तो आपने देखा होगा कि अंदर जो कॉलम है और ऊपर छत पर जो बीम्स है वो लकड़ी की है। जो पुराने वाड़े हैं, पुरानी हवेलियां हैं ना। तो ये जो केव बनाने वाले आर्टिस्ट होंगे, उनके लिए उसकी रेप्लिका बनाना सबसे आसान होगा, क्योंकि उनके लिए बनाया स्ट्रक्चर मतलब घर। तो यहाँ आप देखेंगे तकरीबन सारे ही पुराने रॉकेट स्ट्रक्चर्स में वुड वर्क जैसा आपको दिखाई देगा। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो जैसे जाली वर्क लकड़े में करते हैं वैसे ही ये काम करते हैं। अब ये देखो छोटे छोटे ये बाहर आए हैं, तो स्टोन में इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। बेसिकली स्टोन स्ट्रक्चर में इन कॉलम्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छत तो गिरने वाली है नहीं, है ना। ये तो केव बनाई है। तो कॉलम ये कहाँ से आए हैं? तो कॉलम स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर यहाँ पे डेकोरेटिव एलिमेंट बन जाता है। तो ये देखिए ये जो बीम्स होते हैं लकड़ी के और ये थोड़े से बाहर आते हैं इस तरफ से, तो यहाँ आप देखेंगे पत्थर में उनको कार्व किया गया है, क्योंकि वो रेप्लिका बना रहे हैं। तो फॉर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? एक यूटिलिटी से जो लकड़ी में थी वो रेप्लिकेट होके आई है पत्थर में। उसी तरह से लकड़ी में दीमक ना लगे इसलिए तेल के छोटे छोटे बर्तनों में इन लकड़ी को रखा जाता है। आज भी किसी के घर पर पुराने बेड्स हो तो आप देखेंगे उनके पैरों के तले ऐसे छोटी छोटी कटोरियों में तेल रखा जाता है। तेल लगाया जाता है लकड़ियों में ताकि वो खराब सड़ नहीं जाए। तो ये यही एलिमेंट है जो हमें यहाँ दिखाई देती है। तो ये तेल के जो बर्तन है उसमें कॉलम्स होते थे, वो यहाँ पे हूबहू वैसे का वैसा रेप्लिकेट हुआ है स्टोन में। अब स्टोन में इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो जब हम फॉर्म ढूंढने जाते हैं, जैसे हमने फीमेल और मेल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो उसी तरह की एलिमेंट हम आर्किटेक्चर में या टेक्सटाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक मटका जो है, जो लकड़ी की रेप्लिका से आया है, उसका स्टाइल बनता गया। और आप देखिए कितना स्टाइलिस्टिकली वो इवॉल्व हुआ है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी तो थी नहीं। तो नीचे कंटिन्यूसली रखने का मतलब नहीं है, तो वो ऊपर चला गया। फिर उसमें से ऐसे सारे डेकोरेटिव फॉर्म्स निकलते हुए कई जगह दिखाई देते हैं। तो मैंने कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको पॉट के एवोल्यूशन के बहुत ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि इस तरह के घर तो सभी जगह बनते थे, नॉर्थ ईस्ट और एक्सट्रीम नॉर्थ। पर जो मध्य और दक्षिण भारत है वहां तो जरूर ही लकड़ी के घर बनाए जाते थे। तो फॉर्मलिज्म का इस तरह से भी उपयोग किया जा सकता है। तो आई होप कि फॉर्मलिज्म सबको कुछ क्लैरिटी आई है। या एवरीबडी गॉट अ हैंग ऑफ फॉर्मलिज्म? कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, सबको Yes, समझ में ma'am. आ रहा है? या आप लोग अप्लाई कर पाएंगे कहीं? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मेथोडोलॉजी के लिए, जो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। तो हमने देखा कि फॉर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने जो भी पहले उदाहरण देखे वो फॉर्म कहाँ से आए थे? तो तृतीय संवेदना से आए थे, विजुअल एक्सपीरियंस से आए थे। कि वो जो
कृष्ण और राधा है, उनका उनका फॉर्म कहाँ से आया था, तो उस आर्टिस्ट की या उस वक्त की काल और अवकाश, टाइम एंड स्पेस, उस वक्त के जो अनुभव थे उनसे वो बने थे। पर यहाँ जो हम फिगर देख रहे हैं, वीनस ऑफ विलेंडोर, ये आप लोगों ने देखी होगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से है, 28,000 टू 25,000 पीरियड है में। और यहाँ आप देखेंगे कि ये एक फॉर्म बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा स्कल्पचर, 4-5 सेंटीमीटर का होगा, इस छोटे हाथ में आ जाता है। और इस तरह की काफी सारी स्कल्पचर्स पाई गई है दुनिया भर में, सिर्फ एक जगह नहीं, पर दुनिया भर में अलग अलग तरह की ऐसी फिगरेंस पाई गई। तो इसे हाथ में लेके आप घूम सकते हैं या बैग में रख सकते हैं, इस तरह का इसका साइज है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो फिगर है, ये बिल्कुल ही प्रत्यक्ष मानव स्वरूप जैसी नहीं है। इट इज नॉट लाइक एन एक्चुअल फीमेल, है ना। एक तो इसको शक्ल नहीं दी गई है, तो आइडेंटिटी नहीं दी है, हाथ भी नहीं है इसकी आइडेंटिफाइड स्पेसिफिकली, मतलब जेस्चर है हाथ का, एक्चुअली हाथ में दिखाई देते हैं। अपने सोनिया खुराना का मैंने दिखाया था, आपने देखा है ना कुछ इमेजेस सोनिया खुराना की, उन्होंने भी इसी तरह से इमेज लेकर काम किया है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आइडियलिज्म, है ना। आइडियलिज्म, आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में क्या होता है कि एग्जैजरेशन, ये एलिमेंट आ जाती है। एग्जैजरेशन मतलब क्या, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो बढ़ा चढ़ा कर मतलब या तो ज्यादा करना या तो कम करना, मतलब जैसी है वैसी ना दिखाकर उसको अलग तरीके से दिखाना। अब ये आइडियलिज्म में क्या होता है कि आप काल्पनिक चीजें नहीं कर रहे, आप वास्तव को अधिक या निम्न कर कर बता रहे हैं। You are exaggerating reality. You are either making it more or making it less. ना? But it is based on reality. ये वास्तव से ही उभर कर आती है। जैसे इस फिगरीन में हमें दिखाई देता है कि इनके ब्रेस्ट बड़े किए गए हैं, इनका पेट बड़ा है, थाइज बढ़ाई गई है, पर ये किसी एक्चुअल फीमेल फॉर्म की ओरिजिन जैसी है, मतलब इट इज रिलेटेड टू एन एक्चुअल फीमेल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी भी मानव आकृति जैसी नहीं है, और ये प्रत्यक्ष स्वरूप में मानव आकृति भी नहीं। तो एवोल्यूशन में हमें दिखाई देता है कि मानव ने हमेशा ही प्रत्यक्ष रूप को विकसित करने की कोशिश की है। वी हैव ट्राइड टू एग्जैजरेट और चेंज व्हाट वी सी। तो ये सिर्फ अनुभव पर आधारित नहीं है। आदर्शवाद कहाँ से आता है, मूल्यों से आता है। एग्जैजरेशन और आइडियलिज्म कम्स फ्रॉम योर वैल्यू सिस्टम, है ना। तो हमारी मान्यताएं क्या है, व्हाट इज आवर बिलीफ सिस्टम। हमारी मान्यताओं से हमारे मूल्य बनते हैं और हमारे मूल्यों से हमारे आदर्श बनते हैं। तो आदर्श, आइडियल इस शब्द में ही आता है। आदर्श यानी क्या, आदर्श प्रत्यक्ष स्वरूप में होते नहीं है, वो उन तक पहुंचने की हमारी कोशिश जारी रहती है। वी वांट टू बी आइडियल। हाँ, ये बात समझ में आ रही है सबको? इस दिस आइडिया कमिंग थ्रू? तो आदर्श किन चीजों से बन सकते हैं? व्हाट ऑल कैन मेक एन आइडियल? आदर्श बन सकते हैं हमारे धार्मिक विचारों से, आदर्श बन सकते हैं हमारी भौगोलिक परिस्थिति से, आदर्श बन सकते हैं हमारे अलग अलग जो अनुभव है लोगों के, उनसे बन सकते हैं। जैसे जिस दौरान की हम बात कर रहे हैं, तब इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना हम जिंदा रह सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेंसी एक रेशियो होता है कि दुनिया में मैक्सिमम इस एज तक लोग पहुंचते हैं। तो जिस दौरान की ये स्कल्पचर है, उस दौरान जीवन की जो अपेक्षा थी मानव की, वो तकरीबन 25 साल थी। 24-25 was the age till which man could expect his life. ना? तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। आज तो मतलब 25 साल कुछ नहीं है। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच गई है 75 तक, 75।
पर इस दौरान जब अगर हम बहुत यंग एज में लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का पॉपुलेशन भी कम है। और हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मानव जानवरों से शक्तिशाली नहीं हुआ करता था। जब मानव को डर था बड़े जानवरों से, वो एकजुट नहीं था। संस्कृतियां अभी शुरू नहीं हुई थी जैसे आज है। आज हम लोग डोमिनेट करते हैं, आज हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में लोक संख्या में उपलब्ध है। तो उस दौरान मानव छोटे छोटे ग्रुप्स में, समूहों में, जंगलों में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उससे भी पहले की बात है जब मानव जानवरों ने शिकार किए हुए जानवरों से बचा हुआ खाते थे, या फिर फल और फूल जंगल से लेकर खाते थे, उनको बचा कर रखते थे, डर कर चलते थे। तो तब मानव के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, तब उसके आदर्श क्या होंगे? तो उससे सबसे पहला उसका आइडियल शायद ये होगा कि मुझे और जिंदा रहना है और मुझे अपनी लोक संख्या बढ़ानी है, मुझे अपने जैसे और लोग बनाने हैं, है ना? इट्स अ नेचुरल थिंग टू डू, बहुत नेचुरल है ये। तो उसके लिए फिर क्या उनके ऐसे आदर्श अगर आपके हो, तो आप सबसे पहले किस बारे में सोचेंगे? आप माता के बारे में सोचेंगे, मातृत्व। तो इसीलिए तब के आदर्श से बनने लगी मातृ देवताएं, मदर गॉडेस, जो हमें ओल्ड सिविलाइजेशंस में सभी जगह दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे वीनस ऑफ मिलेंडोर। तो सभ्यता की जरूरत के हिसाब से उनके आदर्श बनते जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे अलग अलग कालखंडों का आइडियल्स, आदर्श ढूंढने की, और वो कैसे विकसित हुए ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या किसी को कुछ सवाल है? सबको आदर्श की संकल्पना समझ में आ गई है? तो मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। सगळ्यांना आदर्शवाद लक्षात आलाय का? आपण उदाहरणं बघू. Yes. Excuse me. तो हम देखते हैं 3 उदाहरण। ये है वीनस ऑफ उर्बिनो जो टिशन ने बनाई है 16th सेंचुरी। ये पेंटिंग है ओंग्रे की, न्यू क्लासिसिज्म, 17th लेट 17th 18th सेंचुरी में बनाई है। और ये वर्क है एडवर्ड माने, इम्प्रेशनिज्म का, जो 19th सेंचुरी में बनाया। इसका नाम है ओलंपिया। तो ये तीनों जो इमेजेस है, इन्हें ओलंपिया इस नाम से जाना जाता है। अब ओलंपिया सेज़ान ने भी एक्सप्लोर की है, पर एब्स्ट्रैक्शन में फिलहाल हम नहीं ड्वेल कर रहे हैं। तो लेट अस लुक एट दीज इमेजेस एंड सी व्हाट वी फील अबाउट देम। तो ये वीनस है, मतलब ये जो फीमेल है, इसका फॉर्म जिस तरह से है, इसको जिस तरह से इसका बैकग्राउंड जो डिपिक्ट किया है, उससे इस फीमेल के बारे में, या इस कैरेक्टर के बारे में, या इस दौरान के विचारों के बारे में हमें क्या पता चलता है? एनीबॉडी अटेम्प्ट? हम तीनों वर्क्स को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है? ये वर्क और ये वर्क तो काफी सेम है ना? इसमें तो कलर्स भी उन्होंने सिमिलर यूज किए। ये हरा पर्दा है पीछे, ये नीचे लाल रंग का बेड कवर है, और एक मेड या हैंडमेड मेड है इस फीमेल की, जो यहाँ वैसे की वैसी ही रेप्लिकेट की ऑलमोस्ट। यहाँ भी रेड है, नीचे ऊपर ग्रीन कलर का पर्दा है, बस उन्होंने डिस्टेंस कम करा है। और ये हैंडमेडन जो है, ये दिखाई है ब्लैक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली भी दिखाई। Can everybody see this? Yes, ma'am. Black cat. Yes, Yeah, ma'am. it's a black cat. And here we have a dog. ये सोया हुआ कुत्ता यहाँ पर छोटा सा। तो ये दोनों ही एक जैसे सब्जेक्ट है, सिमिलर है, और फॉर्म के अलावा इसमें पॉसिबिलिटीज है रिसर्च की, है ना?
तो इस दौरान का क्या विचार होगा? व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट वाज थिंकिंग? ये इमेज देखकर आपको क्या लगता है? इस फीमेल के फीमेल जो है वो कौन होगी? उसकी पोजीशन क्या होगी? वो क्या काम करती होगी? क्या लगता है आपको? Prostitute, Why? because of her posture. Okay. And the maid, she has her own maid. Huh? Can you repeat, please? She has her own maid. Yes, she has her own. Maybe she I has think, two ma'am, maids. they are from rich families as they all have maids, and Mhm. I don't think they are prostitutes. Okay. No, let's talk about this image only. Let's not go to the next image. Okay, so Okay, because she she looks has a from she's maid. a rich family. Okay, मग मला all पण वाटतं right. की ती राणी वगैरे असेल. Okay. So you think she's a queen, all right? हा हा. क्या कारण है कि वो रिच लग रही है? सिर्फ उसको मेड है इसलिए? मेड आहे ते तर आहे. तिने एक क्राऊन पण घातलाय. परत ज्वेलरी आहे आणि तिच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स वरून तर वाटतंय. Okay, that's interesting. What about the dog? जो छोटा कुत्ता है उसके उसके वो क्यों रखा होगा? What would be the reason? क्या लगता है आपको? कुत्ता क्या रिप्रेजेंट करता है? What does a dog represent? Loyalty. Loyalty, okay. एकदम सोया हुआ दिखाया है, तो वो क्या दिखा रहा हूँ? कलर्स क्या लगता है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? ओके, तो आप यहाँ चलते हैं। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कौन होगी? आय थिंक सो शी इज ऑल्सो ट्विन. कारण तिने तिच्या पायात तिचे सँडल्स आहेत. ज्वेलरी तशीच आहे. तिच्याकडे मेड आहे हे तर आहे. त्याच्यामुळे पण अजून ते वाटतं की ती ट्विन असेल. एक कॅट आहे तिच्याकडे. माझ्या मते प्राणी म्हणजे सांभाळायचं माझ्या मते ही लोक मला असं वाटतं. आणि थोडं रॉयल वाटतंय सगळं कारण की एक वेल्वेटचं म्हणजे मरून कलरचं वेल्वेट आहे तिथे म्हणजे फॅब्रिक. परत एक कुठेतरी गोल्डन पट्टी आहे. तर असं लुक रिच येतो तो. ओके. Anybody else? What about the cat? आता अजून और कुछ ऑब्जर्व करते हैं. जिस तरह से इस फिगर की नजर दिखाई है, चेहरा है, वो हमारी तरफ देख रही है और जिस तरह से ये देख रही है, क्या उसमें कुछ फर्क है या एक जैसे है? Ma'am, she is quite bold. The looks of her are very confident and very bold.
Okay. and I feel she must be actress or something. Independent kind of a woman she must be in that era. स्वतःचं काहीतरी करणारी types. Because she's having her own choices. म्हणजे ती जी maid आहे, she's showing something. I feel to select things. And she's having a black cat, which is very unusual to have black cats, I feel. So she is very bold and that kind of a personality, I feel. Okay, good observation. All right. तो इन दोनों वर्क्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए 1863 का है और ये है 1538 का। Interestingly, somebody said that she could be a prostitute. So did you feel so because she was trying to hide her genitals? या हाथों की पोस्चर की वजह से आपको पता है ऐसा? Sir, ma'am, I don't think so. She must be prostitute because she must be someone. She's hiding. She's protecting it because ती एक maybe एक लज्जाच्या हिशोबाने तिने केलं असेल तसं, not to show it. I guess prostitute मध्ये तितकं नसावं. ते थोडे ओपन असतील बॉडी शोईंगला असं आय फील. शी मॅम मला पण या पेंटिंग विषयी ती प्रॉस्टिट्यूट आहे असं वाटत नाही, कारण की ह्याच्यात डॉग हा सिम्बॉल दाखवलेला आहे आणि डॉग इज अ सिम्बॉल ऑफ फेथफुलनेस ॲज कम्पेअर टू दुसरा इमेज ज्याच्यात ब्लॅक कॅट दाखवले, आणि ब्लॅक कॅट हे मोस्टली मूवीजमध्ये प्रॉस्टिट्यूट एरियाच्या आसपास जास्त करून दाखवले जातात. आणि इथे तिला फ्लावर्सचा बंच गिफ्ट केला जातोय जेणेकरून शी इज प्रिपेअरिंग फॉर समवन असं मला वाटतं. ओके, इंटरेस्टिंग. So this figure is loud. She is bold. She has a black cat. Okay. सबसे बड़ा जारिंग फर्क इन दोनों पेंटिंग्स में मुझे लगता है कि जिस तरह से औरतें हमारी तरफ देख रही है ये शर्मीली है, मतलब ये न्यूड जरूर है पर ये अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट नहीं कर रही, वो वेट कर रही है कि वो आए उनकी मदद करे. ये जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल है अपनी न्यूडिटी के साथ, ये पोज कर रही है, मतलब ये शर्मा नहीं रही है. से जारिंग डिफरेंस लगता है इन दोनों. अब जो सारे आइडियाज आप लोग बता रहे थे वो क्या है, वो सारी आदर्श है जो हम एसोसिएट करते हैं इमेजेस से. फॉर्म ऑब्जर्व करके हम उससे रेप्लिकेट करते हैं, उसके आगे जाकर हम फॉर्म को मीनिंग्स देने लगते हैं, अर्थ देने लगते हैं, उन इस इमेजेस से कुछ आइडियाज एसोसिएट करने लगते हैं. जैसे किसी को ये प्रोस्टिट्यूट लगी, किसी को नहीं लगी, किसी ने क्राउन देख के एसोसिएट किया कि ये रानी होगी. द डॉग वाज वेरी इंटरेस्टिंग, डॉग लॉयल्टी रिप्रेजेंट करता है. फिर मेड्स है तो हम उससे उसकी रिचनेस एसोसिएट करते हैं. सारे आदर्श बने हुए हैं हमारे, जिनको लेकर हम इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं. अब इन आदर्शों का आगे जाकर बनता है सिंबल एंड साइन, इसके बनते हैं अलग अलग चिन्ह. तो अब माने ने क्या किया है इस वर्क में, आदर्शों को ही उपयोग में लाकर उन आदर्शों का विरोध करने की कोशिश की. He has twisted the ideas. जैसे उन्होंने एक फेमस आर्टवर्क लिया टिशन का, वीनस ऑफ तुर्की में बहुत ही फेमस आर्टवर्क है, आर्टवर्क लिया कि वैसी कैरेक्टर उन्होंने रिक्रिएट की है पर वो शर्मीली नहीं बनाई है. तो जो महिला कैसी हो उसका आदर्श जो एक था
उस आदर्श को लेकर फिशन की वीनस ऑफ उर्बिनो में कि वो खूबसूरत है पर शर्मीली है, वो बैठी हुई दिखाई है उन्होंने, बहुत आइडियल बॉडी है उस फीमेल फिगर की, मतलब मासूम चेहरा दिखाया है, एक स्त्री स्त्री शरीर का सौंदर्य उसमें दिखाया गया है। तो ये उसके काफी विपरीत है, मतलब ये मेकअप करी हुआ है इस फीमेल ने, ब्रेस्ट बहुत बड़े नहीं है जैसे वहां है। यहाँ आप देखेंगे तो इस फीमेल का जो पोस्चर है वो भी आपको दिखाई देगा, जो रेनेसांस पीरियड के एस्थेटिक्स के हिसाब से थोड़ा सा कोट पेट निकला हुआ है, रिचनेस दिखाने के लिए थाइस थोड़ी सी मोटी बनाई गई है ना, तो उसको राउंडनेस वोलॉप्शियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि उसे श्रृंगार भाव से ओतप्रोत किया गया है, जो कि आप इस फिगर में देखेंगे तो उस आदर्श को ट्विस्ट किया है, उस आदर्श का विरोध करते हुए माने दिखाई देते कि उन्होंने वो राउंडेड वोलॉप्शियसनेस, उस श्रृंगार के लिए जो सॉफ्टनेस होती है बॉडी में, जो आइडियल है, आदर्श है, प्रत्यक्ष स्वरूप में ये जरूरी नहीं है पर आदर्श है, मतलब इस तरह से सालों साल से इसी तरह फीमेल फिगर्स को बनाया जाता था, तो उसका माने यहाँ विरोध करते हुए दिखाई देते। तो यहाँ आप और एक एलिमेंट देखेंगे कि ये जो शीट है जिस पर ये बैठी है वो भी काफी मैली पीली सी होती है, क्या आपने ऑब्जर्व किया? और बिल्कुल काली बिल्ली ये पॉजिटिवली नहीं देखी जाती है दुनिया में कहीं भी, तो वो विच काले जादू से रिलेट होती है, ईवल से रिलेट होती है, इसीलिए मूवीज में प्रोस्टिट्यूट एरियाज मतलब ईवल है, वो निगेटिवली देखा जाता है उन एरियाज को, वहाँ काली बिल्ली दिखाई जाती है, या कोई भूतनी है उसके आसपास काली बिल्ली दिखाई जाती है, तो ये कुत्तों को रिप्लेस करके ये आदर्श आया है। तो आप मुझे आदर्श क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप में उनके अर्थ ऐसे नहीं, मतलब काली बिल्ली का वास्तविक स्वरूप में प्रोस्टिट्यूशन से, ईवल से, निगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये हमने बनाए हुए आदर्श हैं, ये हमने एसोसिएट किए हुए मीनिंग्स। तो यहाँ पे वो आइडियल्स, वो आदर्श यूज करके ये चित्र बनाया है। अब इसमें और एक मजेदार बात क्या है, क्या और एक डिफरेंस है, इसमें घर का साइज देखिए आप कितना बड़ा है, और यहाँ देखिए बिल्कुल दीवार पीछे है, डिस्टेंस ही नहीं है। फिर और एक एलिमेंट यहाँ है कि यहाँ पे ब्लैक, काले वर्ण की स्त्री को उसकी हैंडमेडन दिखाया, तो ये आपको क्या बताता है, व्हाट हाउ डू यू रिलेट टू अ ब्लैक फीमेल इन द पेंटिंग, और वो भी उन्होंने कैसे शैडो में दिखाया, देखो कि बिल्ली जो है वो दिखाई भी नहीं देती है तुरंत, उसी के बगल में उन्होंने ये ब्लैक फीमेल ली है, जबकि यहाँ पर वो ब्लैक नहीं। मैम, यस, black female represents slavery. represents what? Slavery, slaves. Slaves, Yes. yes, absolutely true. काले वर्ण की स्त्री में गुलामों की जो संस्कृति थी उसका वो चित्रण है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये बोल्ड फीमेल है और उसके बगल में जो है वो गुलाम दिखाने वाली फीमेल कैरेक्टर है। तो एक ही तरह का फॉर्म है और आदर्श बदलते हैं तो उसका चित्रण बदलता है। अब इसके बीच का एक वर्क हम देखते हैं, तो ये जो वर्क है ये है नियोक्लासिक, नवाभिजातवाद का, और यहाँ आप देखेंगे कि इसका नाम ये भी वीनस ऑफ उर्बिनो से इंस्पायर्ड है, इसका नाम भी वीनस हुआ करता था, अब इसे ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप देखिए कितना अलग है दिखाने का नजरिया। तो बेसिक एलिमेंट्स, अगर फॉर्मलिस्टिक एलिमेंट्स हम देखेंगे तो बहुत अलग नहीं है, पर्दा है एक जो यहाँ से आ रहा है, फिर कुशन्स है, फिर बेड के ऊपर वो लेटी हुई है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक जैसी है, पोस्चर ऑफ कोर्स अलग है।
यहाँ पर इस फिगर को पीठ की तरफ से दिखाया गया। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? कुछ कुछ और लोग आंसर देना अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? इतना मुश्किल है रिएक्ट करना आर्टवर्क्स पर? आपको सही गलत का भी कोई डर नहीं है, आपकी ओपिनियन पूछ रही हूँ मैं। कुछ और लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगी। या पेंटिंग मध्ये मे बी तिला तिला स्वतःचा अँगल मांडायचा आहे. तिला जे पण म्हणायचं आहे आणि ती त्याच्याबद्दल कॉन्फिडंट आहे. ओके, व्हाई डू यू फील कॉन्फिडेंस हियर? यहाँ पे कॉन्फिडेंस कहाँ क्यों लग रहा है आपको? कारण ती ज्या पोस्टर मध्ये बसली आहे ती तिचा बॅक दाखवतीये आणि तिचा चेहरा पण. तिला असं म्हणायचंय मे बी मी जे पण आहे मी बरोबर आहे. जस्ट एक वेगळा आहे. मला ती शाय वाटते थोडी. ओके. कारण की तिला कदाचित तिचं फ्रंट पोर्शन दाखवायचं नसेल आणि शी इज ओके विथ हर बॅक पोर्शन. थिंक सो. ओके, तो आपको लगता है वो छुपा ज्यादा रही है दिखाने से? हाँ. ती कम्फर्टेबल नाहीये थोडी. ओके, और कोई शेअर करना चाहेगा? मॅम मला असं वाटतं आधीच्या 2 पिक्चरपेक्षा या पिक्चर मधले रिचनेस जास्त आहे. कर्टन्स किंवा जे काही चादर किंवा तिच्या बाजूला जे ऑर्नामेंट्स आहेत आणि तिने डोक्याला पण जे गुंडाळलंय आणि जे लावलंय ते पण ऑर्नामेंट्स आणि हातात जास्त श्रीमंती दाखवली आहे. ओके. डिटेल्ड ऑर्नामेंट दिखाए हैं, लाइक जिसपे बहुत ज्यादा काम हुआ है ऑर्नामेंट्स पर. ओके. मॅम मला असं वाटतं की ती थोडी अनकम्फर्टेबल आहे कारण की तिची जी पोश्चर आहे ती मुळातच ती अशा टाईप मध्ये बसली की ती थोडी अनकम्फर्टेबल वाटते मला. कारण की शी इज ट्राईंग टू कव्हर अप हिज बॉडी. त्याच्या ड्रेपरी मग तिच्या हँड मध्ये येतोय आणि तिचे क्रॉस्ड लेग्स आहेत त्यामुळे मला ती थोडी अनकम्फर्टेबल वाटते. आणि त्याच्यात बॅकग्राऊंडचा जो ब्लॅक आहे तो खूप असा इंटेन्स दाखवलाय त्यामुळे तो एक थोडा अनकम्फर्टेबल वाईब त्याच्यात येतोय असं मला वाटतं. ओके, इट्स व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो अब ये जो डिटेल दिखा रहे हैं, यस यस प्लीज कंटिन्यू. बोल. मॅम तिघींच्या पण तिन्ही पेंटिंगच्या फिगरच्या हातामध्ये काहीतरी दिलेलं आहे. जसं पहिल्या पेंटिंगच्या हातामध्ये फुलं आहे, हिच्या हातांमध्ये मोरपीसचं हे दाखवलेलं आहे आणि त्या पेंटिंग मध्येही काहीतरी असंच आहे असं पकडून. ओके, तो यहाँ पे ये जो डिटेल किए हैं, राइटली ऑब्जर्व, सही ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे बहुत डिटेल्स किए हैं. पर्दे के ऊपर का एम्ब्रॉयडरी है, ज्वेलरी है. तो ये करने के पीछे क्या कारण होगा आपके हिसाब से? क्या दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है इससे? तो आइडियलिज्म जो होता है, आदर्शवाद जो होता है, तो उसमें हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों बना. तो फॉर्म में हम सवाल पूछते हैं ये क्या बनाया है और उसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. और आदर्शवाद में हम सवाल पूछते हैं ये क्यों बनाया होगा, व्हाई वाज इट मेड सो. तो कोशिश की है कि एक जैसे फॉर्म को लेकर हम कंपैरिजन करें. जैसे यहाँ पर अगर हम डिटेल देखें तो ये जो फीमेल कैरेक्टर है ये पावरफुल नहीं लगती है. इसके हाथ में बहुत शक्ति होगी ऐसे नहीं लगता. इनका घर बड़ा है, कुछ नहीं है. अगर आप इसके डिटेल्स ऑब्जर्व करेंगे तो इनके पास मेड्स है
पर इनके हाथ में ज्यादा पावर हमें दिखाई नहीं देती फिगर के फॉर्म से। और यहाँ पर जो है ऐसे लगता है कि रिचनेस लाइज विद दिस फीमेल। जो शान शौकत है वो इस औरत ने पहन रखी है, ये सिंपल नहीं दिखाई है। तो नियो क्लासिसिज्म में आइडियल्स बदल गए थे, तो इस हिसाब से इस वक्त के आइडियल आदर्श क्या होंगे ऐसे आपको लगता है? यहाँ पे शायद आदर्श ऐसे हो कि फीमेल घर में है, उनको हेल्प के लिए काफी लोग हैं, वो सज धज रही है, हाथ में फूल पकड़ रखे हैं। तो शायद इस जो आइडियल्स है, आदर्श है, थोड़ी सी फेमिनाइन क्वालिटीज डिफाइंड है इसकी लड़की की, शर्म हो औरत में, खूबसूरत हो, तैयार हो। तो क्या यहाँ पे यही आइडियाज कंटिन्यू हो रही है? No, ma'am. नो मैम। यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या आइडियाज हो? Ma'am, I think she is self-sufficient because she is holding a broom, like a small broom in her hand, which is like she cleans herself, the whole house or anything. So she doesn't need any maid or anything. So I think that she is self-sufficient. मॅम Okay. मला असं वाटतं जो तिच्या हातात जो फॅन दिलाय हा ब्रूम नसून एक मोरपंख असेल जे हवा घालायला वापरतो आपण स्वतःसाठी, आणि इट कुड बी सिम्बॉल ऑफ पॉवर. Okay, interesting. Why not? This is possible. तो इस दौरान के आदर्श इस हिसाब से क्या है? तो शायद औरतों का पोजीशन बदल गई है, मतलब अब वो अपनी फिजिकल ब्यूटी, अपनी सेक्सुअलिटी, श्रृंगार का उपयोग नहीं कर रही है। अब वो उसकी पर्सनालिटी दिखाई है ना। तो इस दौरान क्या हो रहा था, ये पेंटिंग उस दौरान का है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था। फ्रांस में जो है वो क्रांति हो रही थी, लोगों ने साम्राज्यवाद को नकारा और उस साम्राज्य को गिराकर अपनी खुद की प्रजातंत्र की शुरुआत की, डेमोक्रेसी बनाई। तो तब ह्यूमन राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो क्या इसे आदर्श इसमें दिखाई देते हैं हमें? काफी लोगों को लगा वो सेल्फ डिपेंडेंट है ना। तो देखिए वो आदर्श जो उस कालखंड के हैं वो कैसे चित्र में आते हैं। येस, कोणी काय म्हणत होतं का? मॅम फक्त येस म्हणा. ओके. पर 19वें शतक में जब हम आ रहे हैं, when we come to Ma'am. this painting, yes, मला एक छोटं कंपॅरिझन अजून दिसतं ह्या 3 एकूण पिक्चर्स मध्ये की ही पेंटिंग आणि जी फर्स्ट पेंटिंग आहे त्याच्यात थोडेसे हेअर्स ओपन दाखवलेत ऍज कम्पेअर्ड टू द मिडल वन. मिडल पिक्चर मध्ये तिचे हेअर्स थोडे कमी दाखवलेत जेणेकरून ती थोडी स्वतःवर कंट्रोल्ड आहे असं मला वाटतं. okay, that's a very good observation. तो जो बीच का वर्क है उसमें कंट्रोल्ड मतलब आइडियल्स, फिक्स्ड आइडियाज ज्यादा है, कंट्रोल्ड है। वेरी गुड। ये जो आर्टवर्क 19वीं शतक का आर्टवर्क है, तो ये बनाया हुआ है पेरिस में। तो पहला जो इससे सेकंड वर्क जो हमने देखा ये भी फ्रांस में बना हुआ है। और अब देखिए कितना चेंज हो गया लोगों। तो एक बहुत फेमस वर्क है जो लंचन ऑन ग्रास, जहां उस आर्टवर्क में ही माने ने दिखाया है कि एक बिल्कुल न्यूड बैठी औरत है और बाकी सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं। तो माने उस दौरान के इन जनरल आइडियाज के बारे में कमेंट करते थे इम्प्रेशनिज्म के प्रत्ययवाद में। तो ये जो कालखंड है ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इम्प्रेशनिज्म में क्या हुआ था, कैमरा आ गया था, बहुत सारी तकनीकी बदलाव आ रहे थे यूरोप में। रोमांटिसिज्म बाद की बात है,
यहाँ पे पूरे ही यूरोप में हमें दिखाई देता है कि पोल्यूशन बढ़ गया है, बड़े-बड़े कारखानों की शुरुआत हुई है, शहर बन रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, मतलब सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो लंदन, पेरिस जैसे शहर जो है वो आज जैसे बॉम्बे है हमारे भारत में, मुंबई है, ये सभी लोग वहाँ आते हैं, बहुत भीड़ है और बहुत पैसे वाले लोग हैं और उसी के साथ-साथ झुग्गी जैसे जगह भी है, मतलब जहाँ छोटे-छोटे सेटलमेंट्स हैं झोपड़पट्टी जैसे, वो भी इन बड़े शहरों में, मतलब महलों के साथ-साथ आते हैं महलों को साफ करने वाले। तो उसी तरह से जैसे माइग्रेशन हुआ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हुआ, फैमिलीज़ को गाँव में रखकर लोग शहर की तरफ आते थे और इन बड़े शहरों में प्रोस्टिट्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में उस दौरान शुरू हो गया था। तो ये हमें तकरीबन दुनिया भर के सारे शहरों में दिखाई देता है कि जहाँ-जहाँ ट्रैवल हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं, वहाँ हमें ये पैरेलल हिडन काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन शुरू हुए दिखाई देता है। तो इसी तरह से पेरिस में भी था। तो इस दौरान के काफ़ी आर्टिस्ट के वर्क्स में हमें ये एलिमेंट्स दिखाई देती है। तो अब आप देखिए ये जो यहाँ की फिगर है, ये बहुत रिच है पर ये डिपेंडेंट है, जबकि ये जो है ये इनको शर्म नहीं है अपने ऑक्यूपेशन के लिए क्योंकि ये उस शहर में अपने आप का गुज़ारा कर रही है। और उसके साथ जो ब्लैक है, तो ये ब्लैक फिगर दिखाना भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ब्लैक राइट्स मूवमेंट शुरू हो गई है, स्लेवरी, कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई है। तो ये सारी जो चीज़ें इस दौरान बदल रही थी, उससे आप देखिए बॉडी लैंग्वेज में ही बदलाव आया है, आर्टवर्क्स की इमेजेस के। तो आदर्श तैयार होते हैं अपने आसपास जो घट रहा है उससे और उसके अगर हम बारीकी से देखें तो वो सारी चीजें हमें आर्टवर्क्स में दिखाई देती है। बहुत ऑब्वियसली नहीं होती है, हिडन होती है। तो इसीलिए आर्टवर्क को हमें बार देखना चाहिए। कोई भी चीज जिसको हम रिसर्च कर रहे हैं उसे हमें बार देखना चाहिए ताकि ये डिटेल्स हमें पता चले। ये जैसे ये 3 आर्टवर्क्स, ऐसे बहुत सारे आर्टवर्क्स हैं जो हमें कंपैरिजन के लिए मिलेंगे। हम क्लास में एग्जाम्पल के तौर पर इन गिने-चुने आर्टवर्क्स को ले रहे हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं इस आर्टवर्क के लिए। ये आर्टवर्क आपसे क्या कहती है? So we will be looking at a few imageries of females till India. और ये तो ब्लैक है, शी इज अ ब्लैक वुमन और वो बिल्कुल ही बोल्डली बैठी है। कोई डेकोरेशन नहीं है आसपास, जैसे यहाँ अब हमें दिखाई देता है कि कुशन्स है, ड्रेपरीज है, पर्दे हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है पीछे, एकदम काला सा कपड़ा है, कुर्सी पे वो बैठी है। तो ये आपसे क्या कहती है, इस दौरान के विचार क्या है? What does this posture suggest to you? Yes? Will anybody comment? क्या लगता है आपको? कॉन्फिडेंट वाटते ती कॉन्फिडेंट, येस. आणि ती ओके आहे. म्हणजे समजा तिचं जर पेंटिंग कोणी करतंय ज्या पोस्चर मध्ये ती आहे तरी पण ती ओके आहे त्याच्यामध्ये. असं थोडंसं पण म्हणजे शायनेस नाही वाटत आहे, जे चांगलं आहे. म्हणजे तिच्या चेहऱ्यावरून असं वाटतंय की ती ओके. ओके. मॅम तिच्या हँड्सवर जे मसल्स आहेत म्हणजे थोडेसे जे दिसतायत एकदम राउंडिटी नाही दिली आहे, तर त्यावरून वाटतं की ती काही काम करत असेल. लाइक शी डज वर्क. ओके. हर बॉडी इज टोन्ड बॉडी. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. तो पहले जो 3 फीमेल्स हमने देखी वो बिल्कुल सॉफ्ट लिम्स वाली थी, मतलब
फीमेल्स जैसी होती है, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करने वाली वैसी की, पर यहाँ पे मस्कुलर बिल्ड वाली है। वेरी ट्रू। तो एक आइडियल तो बदल गया यहाँ पे कि फीमेल्स को डिपिक्ट कैसे किया जाता है, उसकी इमेज ही बदल दी एक तरह से उन्होंने। वेरी ट्रू। और क्या दिखाई दे रहा है? मॅम आय फील दॅट शी इज टाईंग हर हेअर. इट मीन्स ती कोणाकडे तरी काम करते अँड हेअर ही ब्युटी आहे वुमेनची अँड शी इज नॉट फ्लॉन्टिंग दॅट मीन्स शी मस्ट बी नॉट अलाउड टू फ्लॉन्ट इट और शी मस्ट बी वर्किंग इन अ किचन एरिया जिथे केस वगैरे आपण असं बांधून काम करतो. सो यू आर नॉट सपोज टू शो दॅट ब्युटी ऑफ युअर्स. जे हेअरमुळे जी ब्युटी वाढते बाईची ते त्या लोकांनी हाईड करून ठेवली आहे असं मला वाटतं. ओके, दैट्स अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। तो बाल बांध के रखे हैं, तो स्त्री का सौंदर्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं दिखा पा रही है, तो उस एक तरह से उसको बांधा हुआ है। वेरी गुड। मॅम मला असं वाटतं शी इज नॉट दॅट कम्फर्टेबल इन दिस पेंटिंग, कारण की ती बघताना पण म्हणजे तिच्या डोळ्यातून पण बघताना ती आर्टिस्ट कडे नाही बघत आहे, थोडस स्लाइटली क्रॉस बघते. आणि जर तिला स्वतःहून जर वाटलं असतं की ती बिंदास आहे तर शी कुड हॅव बीन म्हणजे ती फुल न्यूड बसली असती. बट इथे तिने हाफ ड्रेपरी आहे आणि तिने स्वतःला झाकलेलं आहे बऱ्यापैकी आणि ती थोडीशी स्टिफ बसली आहे तिच्या हाताच्या पोश्चरवरून, मला असं वाटतं. ओके, या सो ये मला असं वाटतंय आपण आधी ज्या 3 पिक्चर्स बघितले त्यामध्ये ती एक जी ब्लॅक लेडी होती ती तिकडे काम करणारीच होती, तशीच ही पण कोणाकडे तरी काम करणारीच आहे जिला पेंटिंग काढायला बसवलं. आणि जसं शुभम म्हणतोय ती कम्फर्टेबल नाहीये बिलकुल, म्हणजे तिचे एक्सप्रेशन्स घाबरल्यासारखी आणि कन्फ्युजन वाले एक्सप्रेशन्स आहेत तिचे. ओके. अँड इवन हर बॅक इज नॉट स्ट्रेट मॅम, म्हणजे ती अशी बसताना पण आहे ना, ती जो पोस्चर म्हणजे ब्युटी साठी बसताना आपण कसे जे पोस्चरचा विचार करून बसतो तो पोस्चर तिने तसा नाही दिलाय. स्ट्रेट पोस्चर, स्ट्रेट बॅक, नेक स्ट्रेट, म्हणजे शी इज सिटिंग. तिला सांगितलंय बसायला, त्या टाइप्स मध्ये मला पण फील झालं. ओके. हा येस मॅम, फेशियल एक्सप्रेशन तेच वाटतंय की ती मे बी घाबरलेली असेल आणि मे बी तिला जबरदस्ती सांगितलंय की बसायला. Very nice. And maybe the skin tone and Ma'am, her facial expressions actually reveal that she is in her own thoughts. Okay. तो शायद वो स्पेक्टेटर या आर्टिस्ट से कनेक्टेड ही नहीं है, वो अपने आप में ही। Yes, ma'am. Okay. वेरी गुड। अच्छे ऑब्जर्वेशंस है। स्ट्रेट थोड़ी सी झुक कर बैठी है, हाथ की पोस्चर से स्टिफनेस है, तो शायद फोर्सफुली बैठी है, कंट्रोल्ड है। बिल्कुल, काफी सारे ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही है। तो इस चित्र से हमें ये तो जरूर हमें फील हो रहा है कि ये फोर्सफुली पोज किया हुआ इमेज है। ऐसा प्रतीत होता है ना कि ये नेचुरली कोई औरत ऐसे नहीं बैठती होगी, तो कोई उन्हें पोज करने के लिए कहता है। तो ये उस दौरान का चित्र है जब इब्राहिम लिंकन उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, और ये उस दौरान का चित्र है जब इन जनरल स्लेवरी, गुलामों के लिए फाइटिंग हो रही थी। तो ये जब अपना शरीर दिखा रही है या अपनी ब्रेस्ट दिखा रही है, तो ये स्टेटमेंट का भी आइडियल इमेज आने लगी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कि ब्रेस्ट दिखाना मतलब फ्रीडम का सिंबल था, स्वतंत्र होने का एक प्रतीक था। तो ये भी आदर्श है। ऑफ कोर्स ये कोई लॉजिकल है नहीं, ये आदर्श है कि आप मतलब कंप्लीट न्यूड होने से ये स्टेटमेंट नहीं आती, क्योंकि कंप्लीट न्यूडिटी में आप पोस्ट करते हो तो इट इज नॉट लाइक शोइंग ऑफ योर बॉडी,
पर और एक आर्टवर्क इस दौरान फेमस हुआ था जिसका नाम है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, डेलाक्रुआ का। तो उसमें भी जो लिबर्टी मतलब जो स्वतंत्रता जो प्रतीक स्त्री है, तो वो ऐसे कपड़े खींच कर नीचे कर रही है और वो सोल्जर्स को दिखा रही है, ऐसी वो इमेज बनाई है। तो ये एक नया आदर्श आया है कि आप इस फीमेल्स अपने ब्रेस्ट दिखा के कपड़े नीचे करके अपना फ्रीडम मतलब मैं मुझे जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ, ऐसा आदर्श चित्र में आने लगा। अब रियलिटी में भी ये नहीं हो रहा था, ये चित्र में आए हुए आदर्श है। तो एक ही इमेज है, सिर्फ फीमेल और उसकी बॉडी, इसे उदाहरण भी हम ले तो हमें चित्रों में कितने सारे आदर्श दिखाई देते हैं। मैं एक आखिरी वर्क दिखाती हूँ, उसके बाद वी विल कंटिन्यू टुमारो। तो ये जो वर्क है इसका टाइम पीरियड इस इमेज के कुछ ही सालों बाद है, ये 1863 का है और ये है ये है अर्ली 19th सेंचुरी का, तो तकरीबन 30-40 साल बाद का होगा माने के। और ये है इंडियन आर्टिस्ट हेमेंद्र मजूमदार का काम। ये बंगाल के आर्टिस्ट है और भारत में जब औपनिवेशिक काल में 4 आर्ट स्कूल शुरू हुए, बॉम्बे स्कूल, कैलकाटा स्कूल, लाहौर स्कूल और चेन्नई स्कूल। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ब्रिटिश कालीन मतलब ये पेंटिंग बना है या ये पेंटिंग बना है, उस दौरान के आदर्श जो थे, उन्हीं आदर्शों को लेकर ये आर्ट कॉलेजेस की शुरुआत हुई। और तब हमें दिखाई देता है भारतीय कलाकारों ने भी इस तरह के चित्र बनाना शुरू किया, जबकि भारत में अलग तरह के चित्र बनाए जाते थे, इस तरह के चित्र नहीं बनाए जाते थे। हम इंडियन आर्ट की तरफ साइन और सिंबल मतलब कि कंटिन्यू अप विद टुमारो। तो ये चित्र आपसे क्या कहता है? व्हाट डज दिस पेंटिंग टेल यू? तो ये कौन सी पेंटिंग का आइडियल का कंटेम्पररी है? ये इस आइडियल का कंटेम्पररी है, मतलब न्यू क्लासिसिज्म, नव अभिजातवाद जो यूरोप में आया था, उसी आदर्शों को लेकर वहाँ के आर्ट स्कूल बने और वही केंसिंगटन स्कूल, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, सबका जो आदर्श थे वो ही इंडियन आर्ट कॉलेजेस में आए। तो कुछ सिमिलैरिटीज तो है आर्टवर्क में, जैसे उस चित्र में और इस चित्र में, दोनों ही चित्र में वो स्त्रियों को पीछे से दिखाया है, पार्शियल ब्रेस्ट दिखाए हैं और पीठ दिखाई हुई। तो ये आप व्हाट डज दिस इमेज टेल यू? ये चित्र आपसे क्या कहता है? मैं अगला भी वर्क दिखाती हूँ। अब इसी दौरान का ये अमृता शेरगिल का वर्क है, जो ये वर्क तो उन्होंने पेरिस में करा हुआ है, इंडियन आर्टिस्ट है, बट द वर्क इज नॉट फ्रॉम इंडिया। तो ये वर्क और ये वर्क एक ही कालखंड में बनाए हैं, सिमिलर टाइम पीरियड, समकालीन, दो अलग आदर्श दिखाई दे रहे। और ये वर्क जो है इसमें इस जैसी एलिमेंट्स है ना, बहुत बोल्ड वर्क है। और ये वर्क जो है ये बिल्कुल अलग है इससे। ये दोनों वर्क एक कालखंड का, कितना मुश्किल है मानना, अगर कोई आपको टाइम पीरियड नहीं बताए तो शायद आपको एक कालखंड का काम ही नहीं। तो व्हाट डज दिस टेल यू? ये आप इसके आदर्शों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या होंगे इस दौरान के आदर्श? ह्यात फेस दाखवलेच नाहीयेत मॅडम दोन्ही पिक्चर्स मध्ये. एका दुसरा पिक्चर दाखवलं त्याच्यामध्ये त्या मॉडेलने डोळे पण बंदच केलेले आहेत आणि आपण आधी बघितलेल्या ड्रॉइंग मध्ये त्या आपल्याशी नजर मिळवत आहेत. व्हेरी गुड. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. तो व्हाट डज दैट टेल यू? ये क्या कहता है आपसे कि नजर प्रेक्षक की तरफ, देखने वाले की तरफ दोनों चित्रों में नजर नहीं है? तो हालांकि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर वहां से लिए हैं, पर मॉडल्स हमारी तरफ नहीं देख रही है.
मतलब ये तो चित्र ऐसा है कि ये हम झांक रहे हैं उस औरत के घर में, है ना? तब वो कपड़े बदल रही है शायद और उसे पता भी नहीं है हम उसकी तरफ देख रहे हैं। यहाँ बड़ा सा घर बनाया हुआ है। काफ़ी अजीब-सा भी है एक तरह से मुझे पर्सनली लगता है कि जो चित्र हमने पहले देखे उसमें सेटिंग है कि बेड है, कुशन्स है इसमें भी, इस चित्र में भी। और यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं है उस रूम में। येस मॅम, सिर्फ कारण एक की छोटा-सा या पॉट है। रूममध्ये काळोख पण वाटतोय आणि असं वाटतं की आपण तिच्याकडे लपून-छपून बघतोय असं. हो, म्हणजे आपण तिच्याकडे बघतोय आणि वी आर नॉट श्योर व्हाई शी इज न्यूड देयर। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि वो यहाँ पर क्यों ऐसी खड़ी है, क्योंकि वो उसका बेडरूम है इसका इंडिकेशन नहीं है। ये क्या है स्पेस वो इंडिकेट ही नहीं हो रहा है हमें। मॅम मे बी ती अंघोळ करून आली असेल आणि ती कपडे घालत आहे, असं काहीतरी होऊ शकतं. मला वाटतंय इमॅजिन करून बॅकग्राऊंड क्रिएट करून काढलेलं असावं. खरोखर उभी नसावी कोणी तिकडे. ओके, दैट क्वाइट पॉसिबल, व्हाई नॉट? हां मॅम, तो ये हमें क्या कहते हैं? यस। बॅकग्राऊंड कुठल्या एराला असं इन सच डिपिक्ट नाही करत आहे. ते असं बघताना असं वाटतंय की ते इजिप्शियन पण असेल, ग्रीक पण असेल, असं थोडं मिक्स आर्किटेक्चर वाटतंय त्याच्यात. ओके। तो ये आर्ट वर्क है हेमेंद्रनाथ मुजुमदार जो बंगाली है और बंगाल में सबसे पहले कॉलोनियलिज्म आया था। तो 14वें-15वें शतक से जब वास्को ड गामा केम टू इंडिया, उसी से पहले बैटल ऑफ वाटरलू जैसी लड़ाइयाँ हुई थी। सिराजुद्दौला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे नवाब जो वहाँ के थे, तो बहुत पहले मतलब बाकी के भारत में आने से काफ़ी पहले बंगाल में व्यापार शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कैलकटा उन्होंने बनाई हुई सिटी है। मुर्शिदाबाद एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी थी ब्रिटिश इराकी मुर्शिदाबाद के नवाबों से उन्होंने ली थी। तो बंगाल में हमें बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत पहले से वहाँ आया है। तो आप बंगालीज जो औरतें हैं उनके अगर ब्लाउज भी देखेंगे तो वो शर्ट जो होते स्कर्ट के ऊपर जो पहने जाते थे वैसे होते हैं। तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये एरिया क्योंकि उन्होंने उनकी संस्कृति जकड़ के रखने की बहुत कोशिश की। तो वो कल्चरली भी बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी जो परंपराएं है वो नहीं छोड़ते। पर उसी के साथ पैरेलली वहाँ पर ब्रिटिश एजुकेशन भी बहुत अर्ली आया है। तो बहुत सारे वो लोग परदेश जाके पढ़कर आए हैं जो उनके उपन्यासों में भी आता है। तो देवदास जो पॉपुलर उपन्यास है बंगाली, आप आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखा होगा। दिलीप कुमार की फ़िल्म है, शाहरुख खान की फ़िल्म है। तो वहाँ जो देवदास कैरेक्टर है ये पढ़कर कहीं से वापस आया है और वहाँ उन्होंने वो रिच एंड पुअर ये जो डिकोटोमी है वो दिखाई है। या काफ़ी सारी बंगाल की फ़िल्मों में हमें चुकेर वाली में भी हमें ये पढ़े लिखे होना, सोच विचार करना, फिलॉसफी ये दिखाई देता है। तो ये जो चित्र है जैसे आप लोगों ने सही ऑब्जर्व किया कि ये बैकग्राउंड क्या है आइडेंटिफाई नहीं होता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है। किसी ने कहा ये कल्पना से बनाया हुआ है। बिल्कुल दोनों सूरत में सत्यता है क्योंकि ये उस वक्त का चित्र है जब भारत की संस्कृति में एक फॉरेन आइडिया मतलब संस्कृति में बाहर से कुछ आने की कोशिश हो रही थी। तो ये जो चित्र बनाने का या चित्र को देखने का, स्त्री को देखने का नज़रिया है ये भी भारतीय नहीं है। ये इमेजरी ड्राइंग तक की तकनीक जो है वो भी वेस्टर्न है। इसीलिए जो पीछे का दिखाया है उसमें भी कंफ्यूजन है।
तो ये कंफ्यूजन, डाउट, ये सारा इस चित्र में हमें बखूबी नजर आता है। यू अग्री विथ मी? क्या आपको लगता है ये सही कह रही हूँ मैं? यस मैम। यस। तो ये जो कैरेक्टर है ये नजर भी नहीं मिला रही है हमसे, वो पीछे से दिखाई है। तो पोस्टर तो हालांकि नियो क्लासिसिज्म से लिया हुआ है, पर ये पूरी ही इमेज काफी कंफ्यूज है। तो ये कन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज जो है, मतलब दो अलग संस्कृतियां साथ मिलकर कैसे बदलाव आता है, इस तो दो तब क्या होता है, दो संस्कृतियों के आदर्श आपस में टकराते हैं और तब का जो आर्ट हम देखते हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे इस चित्र में हमें दिखाई देता है। तो कॉलोनियल टाइम्स के काफी चित्रों में हमें ये एलिमेंट दिखाई देगा कि दो आदर्शों का टकराव हो रहा है और दो आदर्श इसीलिए हम एक कोई कॉन्फिडेंट आदर्श हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसे अलग तरीके के चित्र तब उभर कर आते हैं। Okay, shall we stop here? It's almost 12:20. Let's continue for 5 minutes. तो ये जो अगला चित्र हमने देखा, अमृता शेरगिल, तो ये कौन थी? तो ये भारतीय थी, पर ये पली बड़ी यूरोप में थी। तो वो जब उसी टाइम पीरियड में चित्र बनाती है तो उनकी इमेजरी बहुत अलग बनती है ना। तो ये माने जैसी इमेजरी हुई ना, कुछ हिसाब से माने जैसी इमेजेस में हमें दिखाई देती है कि फीमेल जो टिपिकल एलिमेंट्स है ब्यूटिफिकेशन में नहीं है ऑब्वियस। ये कोणी काय बोलताय का? मॅम याच्यात तो असं ड्रॅगन का डिपिक्ट केलाय. What do you think would be the reason? I think ma'am she is very stylish. तिला ती म्हणजे बोल्ड पेक्षा शी इज व्हेरी स्टायलिश आय फील, आणि शी इज व्हेरी कम्फर्टेबल विथ हर बॉडी. शी इज व्हेरी कम्फर्टेबल. शी इज हॅव्हिंग रेस्टिंग समथिंग, म्हणजे शी इज फाईन. शी नोज व्हॉट शी इज डुईंग. मे बी सनबाथ घेते व काय करते ते माहित नाही, बट शी इज व्हेरी व्हेरी रिलॅक्स्ड विथ हर ओन न्यूडिटी. शी इज नॉट एट ऑल, मला तरी असं वाटतं. ओके, ड्रॅगनचं काय रिप्रेझेंटेशन आहे? व्हॉट डज ड्रॅगन? मला असं वाटतं की तेव्हा कुठल्या टाईपचा असा वॉर झालेला का इंडिया आणि चायनामध्ये असं, आणि तो थोडासा फ्लॅग आणि तो ड्रॅगन त्याच्यावरती ती झोपली असं थोडंसं काहीतरी वाटतंय ते. ओके, नाही तसं तर नाही झालेलं. दिस इज लाईक बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ना, 1930s मधलं. ओके ओके. आय फील मॅम ते स्टाईलचा असेल आयकॉन. शी इज युझिंग डिफरंट, म्हणजे मे बी त्या फ्रेंच एरामध्ये तिने जर तो चायनाचा आयटम आणलाय, सो इम्पोर्ट एक्सपोर्टचं हे काही असू शकतं मॅम, असं मला वाटतं. ओके, Maybe the city was different, like Mexico or so, something like China. ओके. तो अमृता शेरगिल बिलोंग करती है यूरोपियन अवांगार्ड को, मतलब यूरोप में जो एकेडमिक्स था उसका विरोध करने वाले ये चित्रकार थे जो अपने तरह से पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में काम करते थे. पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उत्तर ध्रुव के बाद, मतलब वैन गो, पॉल गौगैन, पॉल सेज़ोन, ये सारे आर्टिस्ट का वक्त है जब जापान का बहुत इन्फ्लुएंस था यूरोप में. तो जापान से और चाइना से चाय, पोर्सिलेन, ओपियम, मतलब अफू, इन जैसी चीजों का इंपोर्ट हुआ करता था और इसका जो पैकेजिंग था मटेरियल, उसका इन्फ्लुएंस हमें इन सारे आर्टिस्ट के काम में दिखाई देता है. सिगरेट का पैकिंग, टबैको का पैकिंग. तो वैन गो के पेंटिंग में भी आप देखेंगे कि पीछे कहीं कहीं जापानीज प्रिंट के एलिमेंट्स हैं. पॉल गौगैन के काम में भी है. तो उस दौरान की ये जो कॉन्फ्लुएंस था, दो अलग अलग संस्कृति का साथ हो रही थी, उसका मिक्सचर हमें यहाँ दिखाई देता. So that is the reason that we have a dragon here.
हाँ जी। तो हम समराइज करते हैं जिसके बारे में आज हमने बात की। परसेप्शन, आइडियलिज्म में क्या होता है, आदर्शवाद में क्या होता है? संकल्पना जो बनती है वो परसेप्शन से, हमारे अनुभव से ज्यादा हमें उसके बारे में क्या फील हो रहा है, उसके बारे में क्या लग रहा है, उस पर निर्भर करती है। जो नियम आदर्श थोड़ा सा माइक चालू है, बंद करता था प्लीज। आदर्शवाद में क्या बनते हैं? कैनन्स, मतलब नियम बनते हैं, और उन नियमों को लेकर कलाकृतियां बनती है। जैसे हेमेंद्रनाथ मजूमदार का हमने देखा कि एक तरह की नियमबद्धता से उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उस दौरान के सारे कलाकारों के कामों में हमें एक तरह के आदर्श दिखाई देते, नियम दिखाई देते। तो आदर्शवाद में कैनन्स